हेलो बच्चों। जैसे कि पिछले काफी टाइम पहले वीडियो में हमने फिनिश किया था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने जो प्रोडक्ट बनाया था पायरुवेट। चलो इस पायरुवेट की कहानी आज फिनिश करते हैं और आज क्रैब साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन किया तो हमने बनाया पायरुवेट। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है और हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए। ये सारा इवेंट जो हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था। ठीक है। अब होता क्या है कि जो पायरुवेट का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है फेट ऑफ द नीड ऑफ द सेल। तो अगर मीडियम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे अभी बात करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन की, दैट की मीडियम में आपके साइटोप्लाज्म में पायरुवेट जो है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जब मिलेगी तो वो पायरुवेट क्या करेगा, आपके क्रैब साइकिल में एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, लिंक रिएक्शन करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि वाई लिंक रिएक्शन क्यों जरूरी है? भाई लिंक रिएक्शन इसलिए जरूरी है कि जो क्रैब साइकिल का आपका जो सबस्ट्रेट है वो है आपका एसिटल कोएंजाइम। तो जनरली क्या करता है, पायरुवेट को जब ऑक्सीजनिक कंडीशन मिलती है तो पायरुवेट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटल कोएंजाइम में, और ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ये ब्रेक करके 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है जो कि है एसिटल कोएंजाइम। अब जो एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो क्या क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल जो है NADH के बनते हैं। 2 इसलिए क्योंकि 2 पायरुवेट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है, और 2 CO2 रिलीज होती हैं और मैग्नीशियम आयन जो कि बहुत नेसेसरी है इसके लिए। इसके अलावा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसके अलावा भी कई चीजें होती है बट वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। तो देखो होता क्या है, इसको बोलते हैं लिंकिंग स्टेप। लिंकिंग स्टेप क्या है, जनरली दिस इज इसको हम कह सकते हैं गेटवे स्टेप भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म और क्रैब साइकिल में जो मैट्रिक्स होता है उसको लिंक करता है। तो लिंकिंग स्टेप में पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिटल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है और साथ में बनती है 2 NADH प्लस 2 CO2। तो दिस इज अ एनर्जी जनरेटिंग स्टेप। क्योंकि इस स्टेप में हम NADH बना लेते हैं तो हम इसको एनर्जी जनरेटिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो अब देखो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स के हैं, ये एंटर करता है आपकी क्रैब साइकिल में। तो यहाँ पे क्या करता है, इसको कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, ये क्या करता है, एसिटल कोएंजाइम और आपका ऑक्जेलिक एसिड है ये हाइड्रोजन वाटर की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में। सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस। अब ये जो क्रैब साइकिल के इसके कई सारे नाम है। फर्स्ट तो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि जो आपका सिट्रेट है ना इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, OOA है ऑक्जेलिक एसिड, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेता है तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं और ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मेंशन किया गया है। तो ये बना लेता है 6 कार्बन का कंपाउंड। अब इस रिएक्शन में ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब क्या होता है, सिट्रेट जो है आइसोमराइजेशन रिएक्शन करता है। आइसोमराइजेशन आपको पता है आइसोमर क्या होते हैं, एक कार्बन कंपाउंड दूसरे में चेंज हो जाता है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता, कार्बन की पोजीशन सिर्फ चेंज हो जाती है। तो सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया। अब आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है ये क्या करता है, इससे एक CO2 बाहर निकल जाता है तो हम इसको क्या और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक NADH जो है आपका ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में और CO2 बाहर निकल जाती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पे आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन
भाई कार्बन, एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और आपका एक NADH बन गया, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये चेंज हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड में। ये पहला कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन है जो इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, फिर से इसमें डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है तो एक CO2 फिर से बाहर निकल गया और ऑक्सीडेशन हो गई अल्फा कीटो की, तो फिर से एक NADH से NADH बन गया। ठीक है, ये भी हो गई क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब इस स्टेप में जब हमने कार्बन को बाहर निकाला और NAD से NADH निकाला ऑक्सीडेशन की हेल्प से, तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो एनर्जी जब जनरेट होती है तो हम यहाँ पे कोएंजाइम ए टेम्पररी जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम जब बन गया तो क्या होता है, जब ये सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एक GDP निकलती है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट। GDP से हम GTP बना लेते हैं जो कि 1 ATP के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो सक्सिनिल कोएंजाइम हमने जोड़ा था, जब हम इसका एक एनर्जी का एक फॉस्फेट जब GTP ले लेता है तो क्या होता है कि इसका जो कोएंजाइम हमने जोड़ा था वो कोएंजाइम रिमूव हो जाता है और ये बन जाता है सक्सिनेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो ATP बनती है ना, ये SLP लेवल की होती है। तो नीट में इसका क्वेश्चन भी आता है कि क्रेब्स साइकिल में ओवरऑल में कितनी ATP होती है जो सबस्ट्रेट लेवल बनती है, तो 1 ATP है जिसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, दिस इज SLP। अब क्या होता है, सक्सिनेट जो है फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और यहां पे क्या होता है, एक FAD से एक FADH2 बना लेते हैं हम। ठीक है, अब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में और अगर फिर से मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे भी एक NAD से हम NADH2 बना लेते हैं। अब क्योंकि ये इतनी पूरी रिएक्शन जो चल रही है, क्या इसमें हमें सारे एंजाइम याद करने होते हैं? नहीं, ये जो 8 स्टेप की रिएक्शन होती है इसमें आपको सारे एंजाइम नहीं याद करने होते। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, एक तो ये जहां पे सिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट सिंथेज। सेकेंड, जब सक्सिनेट फ्यूमेरिक में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी जितने भी होते हैं ना वो सारे आउटर पे होते हैं, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो देखो हुआ क्या, क्रेब्स साइकिल चली। अब हमने इसमें देखना है कि हमने कितने ATP जनरेट हुए हैं। तो ATP की जो शीट होती है ना, बैलेंस शीट, वो हम चेक करते हैं। तो देखो हुआ क्या था, यहां से देखते हैं, जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल में तो कितने ATP बने थे, 2 NADH। ठीक है, और यहां पे कितने NADH बने आपके, 1 2 3। तो 3 NADH हमने कहा बनाए, क्रेब्स साइकिल में। 2 कहां बनाए थे, लिंकिंग स्टेप में। ठीक है, और क्या बनाया हमने, एक बनाया आपका क्या, FADH2, एक FADH2 बनाया। ठीक है, और क्या बनाया, एक डायरेक्ट ATP बनाई हमने, 1 ATP। अब देखो यहां पे क्या गेम होने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम थे, 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन कितनी बार चलेगी, 2 बार। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन 2 बार चलेगी तो हम अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें सिर्फ इतने की, तो एक NADH से हमें कितने मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। तो 3 NADH से कितने मिले, 9। एक FADH से कितने मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, तो कितने बने, 2, और 1 ATP से 1। तो अब ये कितने हो गए, 12 हो गए टोटल। अब क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड है तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, तो इनको हम 2 कर दे। तो ओवरऑल पूरी क्रेब्स साइकिल जब 2 बार चल जाएगी तो हमें
24 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम लिंकिंग स्टेप को भी जोड़ दें 24 एटीपी मिलेंगे और CO2 कितने मिलेंगे, 4 CO2 मिलेंगे। डबल कर देंगे ना इसको। फिर अगर हम लिंकिंग स्टेप को भी जोड़ दें तो कितने NADH थे, 2 NADH से हमें कितने मिल जाएंगे, डबल करो, 6 एटीपी मिल जाएंगे, 6, और 2 कार्बन के कंपाउंड मिल जाएंगे, 2 CO2 मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जब लिंकिंग स्टेप और क्रेब्स साइकिल को हम जोड़ देंगे तो 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। तो लिंकिंग स्टेप और क्रेब्स साइकिल जब पूरी हो जाएगी तो हमें 30 एटीपी मिलेंगे और कितने CO2 मिलेंगे, 6 CO2 मिलेंगे। तो भैया 6 CO2 ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड था ना, 6 कार्बन कंपाउंड थे उसमें, मतलब 6 कार्बन होते तो एक एक कार्बन एक एक CO2 बना के धुआं बन के उड़ गया। तो आपके 6 CO2 मिल गए, 30 एटीपी मिल गए। और अगर हम इसमें प्लस ग्लाइकोलिसिस के भी जोड़ दें, कितने थे वहां पे, आपको 8 मिलते, 6 आपके NADH ऑक्सीडेटिव मिल जाएंगे और 2 आपको SLP से मिल जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 38 एटीपी हो जाएंगे। ये ओवरऑल एटीपी किसका हम बता रहे हैं, जब पूरा एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं हम। अगर हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनोरेबिक दोनों कंडीशन में होती है। अगर एनोरेबिक कंडीशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिलने वाला है, 2 एटीपी मिलने वाले हैं, क्योंकि जो NADH मिलता है वो हमें ETS में जाके यूज करेंगे। NADH क्या है, डॉलर है ना, डॉलर से में रुपए बनाने में टाइम लगेगा ना, तो डॉलर से रुपए कहाँ बनेंगे, आपके ETS में। तो ये आपकी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट है, इसमें आई थिंक कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे हम ये जो आपके NADH है और FADH2 है इनका ऑक्सीडेशन करेंगे और वहां से ATP बनाएंगे।